morning, dear students. Today I am going to explain you lesson 25 of your English grammar comprehension passages. First of all, I would like to explain you about the comprehension passage. That comprehension passage are that passage in which you have to read that passage carefully, and after reading that passage you have to give the answer of the following given in this passage. मतलब जो आपको एक पैसेज दे दिया जाता है जो कि कब रीड भी होता है और अनरीड भी होता है। मतलब वो जो पैसेज होता है वो सीन भी होता है, आप पहले देख चुके होते हैं या पहले पढ़ चुके होते हैं, लेकिन कभी कभी एग्जाम में आपको अनसीन पैसेज भी दिए जाते हैं। तो ऐसे पैसेज जो होते हैं जो कभी आपकी टेक्स्ट बुक से लिए जाते हैं और कुछ पैसेजेस आपकी टेक्स्ट बुक से नहीं लेकर आपको डिफरेंटली दिए जाते हैं। उन पैसेजेस को आपको केयरफुली रीड करना होता है और उसके बाद जो उसकी फॉलोइंग जो क्वेश्चंस होते हैं उनके आंसर्स आपको उस पैसेज में से सर्च करना होते हैं। सो इन दिस लेसन आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू द फर्स्ट पैसेज, फर्स्ट पैराग्राफ एंड फर्स्ट लिटिल स्टोरी in which I will explain you all the passage of this, and after that you have to give the answer. You have to find out the answer from this passage. First of all, passage 1 I'm going to explain you. Shanti remained quiet. शांति हमेशा चुप चुप रहती थी. She had indeed nothing to complain about. और वो हमें कभी भी किसी से कोई कंप्लेन नहीं करती थी, कोई शिकायत नहीं करती थी. She had everything. उसके पास सब कुछ था. A good house, nice cloth, even more than what she could ever have dreamed to possess. उसके पास एक अच्छा घर था, अच्छे कपड़े थे पहनने के लिए, इवन सारी चीजें थी जो चीजें उसको चाहिए थी. मतलब एक अच्छे व्यक्ति के पास, रिच मैन के पास जो सारी चीजें होती है वो उसके पास थी. But she carried quite some weight of anguish in some secret corner of her heart. लेकिन उसके दिल के किसी कोने में एक बहुत बड़ा दुख भरा हुआ था. मतलब वो अंदर से बहुत ज्यादा दुखी थी, एक दुख उसके अंदर दिल के कोने में था. She had seen a great change in Ramai. Ramai her husband. उसने अपने पति के अंदर बहुत बड़ा चेंज देखा. उसके हस्बैंड का नाम था रमाई. He was no more simple, honest, hardworking. वो ज़्यादा सिंपल भी नहीं था, हार्डवर्किंग भी नहीं था और ऑनेस्ट भी नहीं था. He had lost all sense of love and affection and had become haughty and arrogant. उसके अंदर किसी के प्रति कोई प्रेम या कोई भी भावना नहीं थी. हमेशा वो एरोगेंट था, मतलब कि घमंडी, और हमेशा ही अकड़ू रहता था. He had forgotten all his old friends. वो अपने पुराने सारे दोस्तों को भूल गया था. And had time only for his own enjoyment. और अब उसके पास सिर्फ खुद के एंजॉयमेंट के लिए ही टाइम था. मतलब वो दूसरों के साथ टाइम स्पेंड करना पसंद नहीं करता था, ना ही अपनी फ्रेंड्स के साथ, ना ही अपनी वाइफ के साथ. बस वो अपने आप में ही खुश रहता था और हमेशा ही बस अपने लिए टाइम निकाला करता था. He rode about in his elegant carriage. वो हमेशा अपने कैरेज में जाता था, मतलब उसके पास एक गाड़ी थी, उसमें वो हमेशा घुमा करता था. And spent most of his time in parties. और अपना कीमती वक्त अक्सर वो पार्टीज में बिताया करता था. He forgot to repay his loan to the bank. और इवन उसने जो लोन लिया था बैंक से वो भी चुकाना भूल गया. The loan that had taken him on his pathway to prosperity. उसने जिस लोन से वो इतना समृद्ध हुआ था, इतना रिच हुआ था, उस लोन को ही वो भूल गया. कि जिस लोन को लेकर बैंक से उसने लोन लेकर जो इतना सब गाड़ी घोड़े ऐशो आराम की वो जिंदगी जी रहा था, वो सब भूल गया कि ये जो जिंदगी है वो उस लोन के बलबूते पर जी रहा है. Once when the bank manager approached him. एक बार बैंक मैनेजर ने उससे कॉन्टेक्ट किया. He did not feel sorry for the delay towards the repayment of his loan. जैसा कि मैंने आपको बताया कि उसने लोन नहीं चुकाया था, तो जब बैंक मैनेजर ने उससे पूछा कि आपने लोन क्यों नहीं चुकाया, तो उसके लिए उसको रिग्रेट फील नहीं हुआ, उसको सॉरी फील नहीं हुआ. मतलब कि वो उस बात के लिए दुखी नहीं था और ना ही उसको अपनी भूल याद थी. Instead, he asserted that this was just unimportant. और यहाँ तक कि उसने ये भी कहा बैंक मैनेजर के लिए कि वो जो बैंक का लोन है वो उसके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है. एंड दैट ही हैड इम्पोर्टेंट थिंग्स टू डू. उसने ये कहा कि मेरे पास करने के लिए बहुत सारे काम है, बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, लेकिन मेरे लिए ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि मैं अपने बैंक का कर्ज चुकाऊँ.
फॉर्चून कंटिन्यू टू स्माइल ऑन हिम, भाग्य हमेशा उसके ऊपर हंसता रहा। ही हैड मनी इनफ एंड टू स्पेयर, उसके पास इतने पैसे थे कि वो खर्च कर सकता था। ही नाउ बिकेम टोटली अनकंसर्न अबाउट हिज बिजनेस एंड लेफ्ट ऑल डिटेल्स पर्टेनिंग थेरेटू इन द हैंड्स ऑफ अदर्स। अब वो टोटली जो था अनकंसर्न हो गया, मतलब उसको अब किसी की कोई चिंता फिक्र नहीं थी। उसने अपना जो सारा काम था, सारा बिजनेस था, वो सब दूसरों के हाथों में सौंप दिया, दूसरे लोगों को दे दिया और वो बिल्कुल फ्री हो गया अपने काम से। He never bothered that his boats needed repairs. यहाँ तक कि वो इस बात के लिए भी परेशान नहीं था कि उसकी जो बोट है, जो बोट खराब हो चुकी है, उसको मरम्मत की जरूरत है। He was arrogant to his fishermen, यहाँ तक कि जो उसके फिशरमैन थे, जो उसने रख रखे थे, हायर किए हुए थे, उनसे भी वो बहुत एरोगेंट था, मतलब बहुत घमंडी था, उनसे अच्छे से बात नहीं करता था, क्रूअल्टी दिखाता था। एंड देयर बाय लॉस्ट सर्विस ऑफ ऑल दी लॉयल वंस, और जितने भी उसके पास ईमानदार लोग थे, धीरे धीरे वो उसको छोड़कर चले गए। लिटिल डिड ही रियलाइज दैट गुड लक हैज इट्स एंड फेयरनेस एंड अ डीपर सेंस ऑफ लव एंड सर्विस। लेकिन कुछ समय बाद उसको रियलाइज हुआ कि अच्छा भाग्य, अच्छी किस्मत तब हो सकती है जब आपके साथ अच्छे लोग हों, आपके अंदर आप प्रेम की भावना हो, तभी आपकी किस्मत आपका साथ देगी। आपकी किस्मत कब साथ देगी आपका? जब आप लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे, आपके अंदर विनम्रता होगी, प्रेम की भावना होगी, आप दूसरों से अच्छे से बात करेंगे, आप एरोगेंट नहीं होंगे, तभी आपकी किस्मत, आपका भाग्य आपका साथ देगा। When good fortune saw ऑल इट्स एसोसिएट्स डिसअपियर वन बाय वन, जैसे जैसे किस्मत ने देखा, है ना, जब उसके भाग्य ने देखा, अच्छी किस्मत ने देखा कि धीरे धीरे उसके जो लॉयल लोग थे, जो उसके अपने लोग थे, जो उसका हमेशा भला सोचते थे, वो धीरे धीरे उससे दूर जा रहे हैं। इट टू डिसाइडेड इट्स कोर्स ऑफ एक्शन, उसके बाद किस्मत उसकी पलट गई, मतलब जो चीज़ें उसके साथ अच्छी अच्छी हो रही थी वो सब फिर बदलने लग गई, सब उसके साथ गलत होने लगा और फिर उसकी किस्मत ही खराब हो गई। पूरी तरीके से, मतलब कि जो उसने अच्छी जो ज़िंदगी जी रहा था, वो पूरी बर्बाद हो गई और वापस से वो उसके पुराने दिन आ गए। सो डियर स्टूडेंट, दिस वर द स्टोरी ऑफ शांति एंड her husband. I think you all have understood, and the following answers you have to find out from this passage. The next passage is passage second. I'm going to explain you here. Passage number 2. नागालैंड, वन ऑफ इंडिया स्मॉलेस्ट स्टेट, नागालैंड इंडिया का सबसे छोटा स्टेट है। इज लोकेटेड इन द नॉर्थ ईस्ट, ये कहाँ पे बसा हुआ है? नॉर्थ ईस्ट में। इट इज बाउंडेड बाय म्यांमार ऑन द ईस्ट, और ईस्ट से वो म्यांमार से बाउंडेड है। अरुणाचल प्रदेश एंड मणिपुर ऑन द साउथ, और साउथ से अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर से बाउंडेड है, मतलब उसके आसपास की जो बॉर्डर्स हैं वो सब मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार से कवर्ड है। नागालैंड इज मोस्टली माउंटेनियस एक्सेप्ट द पार्ट बॉर्डरिंग द आसाम वैली, आसाम वैली को छोड़कर जो पार्ट है नागालैंड का मोस्टली माउंटेनियस है, मतलब उसके चारों ओर क्या है? माउंटेन है, पर्वत है, पठार है। माउंटेन सरामती इज द हाईएस्ट पीक, और वहाँ का माउंटेन सरामती जो है एक हाईएस्ट पीक है एंड फॉर्म्स नेचुरल बैरियर बिटवीन नागालैंड म्यांमार, और वो नागालैंड और म्यांमार के बीच में एक नेचुरल बैरियर बनाता है। द नागास इनहेबिटेंट्स ऑफ नागालैंड, नागालैंड के जो लोग थे नागास, उनका रहन सहन फॉर्म मोर देन 20 ट्राइब्स, ये सब उनका जो मतलब जो आवास है, जहाँ वो लोग रहते हैं, निवास स्थान है, वो लगभग 20 ट्राइब से मिलकर बना है। लगभग 20 जनजातियाँ वहाँ पर रहती हैं। कोन्याक इज द लार्जेस्ट ऑफ द नागा ट्राइब, नागा ट्राइब में सबसे लार्जेस्ट, सबसे बड़ी जनजाति है कोन्याक्स। ट्रेडिशनली द नागास वियर कलरफुल ट्राइबल आउटफिट्स, मतलब कि ट्रेडिशनल रूप से वो लोग, नागा लोग जो हैं, वो कलरफुल कपड़े पहनते हैं। विथ बम्बू शील्ड्स एंड डेकोरेटेड स्पीयर्स, उनके पास बम्बू शील्ड्स होती हैं, डेकोरेटेड स्पीयर्स होते हैं। दे आर सिंपल एट हार्ट, ये लोग दिल के बहुत साफ होते हैं और बहुत सीधे होते हैं। are known for their festive spirit and burst into dance and music on such occasions and as festivals, marriage and harvest. और ये लोग हमेशा नाच गाने के लिए जाने जाते हैं, क्योंकि इनके यहाँ जो भी प्रोग्राम्स होते हैं, जैसे कोई भी मैरिज हुई या किसी तरह का कोई त्यौहार हुआ या फिर किसी तरह के हार्वेस्ट, मतलब जब फसलें जब इनके यहाँ काटी जाती है, तब भी इनके यहाँ पर बहुत अच्छे से एक त्यौहार जैसा डांस
त्योहार जैसा फेस्टिवल मनाया जाता है, इवन डांस किया जाता है, म्यूजिक बजाया जाता है। फोक सॉन्ग्स एंड बलाड्स पॉपुलर अमंग द नागास। नागास में फोक डांस और बलाड्स बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं। अपहोल्ड सच वैल्यूज एज ब्रेवरी, लव, जनरसिटी एक्सेट्रा। उसमें ये सब क्या दिखाते हैं, क्या शो करते हैं, ब्रेवरी दिखाते हैं, लव दिखाते हैं और जनरसिटी मतलब दया दिखाते हैं। Dances are mostly woven around war is a well known dance of the Nagas। नागास का एक वेल नोन डांस है जो कि युद्ध के समय किया जाता है। Colorfully dressed young girls performing the bamboo dance at an incredible speed and with great accuracy present a fascinating sight। मतलब लड़कियां, जो यंग लड़कियां होती हैं, जो छोटी छोटी लड़कियां होती हैं, वो कलरफुल कपड़े पहन लेती है और बम्बू के ऊपर इतना फास्ट डांस करती हैं कि उसकी एक्यूरेसी इतनी होती है, इतनी सफाई से डांस करती है कि उन कभी वो गिरती नहीं है और उस बम्बू के ऊपर वो डांस करती रहती है, कभी आगे कभी पीछे, इस तरह से। तो वो आंखों का जो दृश्य है, जो सीन है, वो आंखों को इतना अच्छा लगता है कि हमें लगता है कि हम उसको बिना पल के झपकाए कंटिन्यूसली देखते रहें। द नागा सेलिब्रेट देयर फेस्टिवल्स विद ग्रेट एंथुसिज्म। नागास जो हैं वो बहुत ज़्यादा उत्साह से हर फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं। ऑलमोस्ट एवरी नागा ट्राइब हैज़ इट्स ओन फेस्टिवल। मतलब नागा ट्राइब्स का अपना खुद का एक फेस्टिवल होता है। संकानी इज द मेजर फेस्टिवल ऑफ द जेमिस ट्राइब। जेमिस ट्राइब का संकानी एक मेजर फेस्टिवल है। दिस रिलीजियस फेस्टिवल कंसाइड्स विथ शिवरात्रि, और ये शिवरात्रि के समय मनाया जाता है। शेक्रियानी इज अ फेस्टिवल सेलिब्रेट बाय द अनगामीज ट्राइब्स टू इंश्योर द हेल्थ एंड वेलबींग ऑफ द कम्युनिटी। ये अपने समाज की, अपनी कम्युनिटी जो इनका समूह है उसकी रक्षा के लिए, उनकी हेल्थ, उनकी अच्छी हेल्थ के लिए और मतलब हमेशा सुखी रहने के लिए ये लोग एक फेस्टिवल मनाते हैं, एक फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। शेक्रियानी कहते हैं उसे। मोत्सू इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फेस्टिवल सेलिब्रेटेड बाय द ओस। ओस के द्वारा, ओस ट्राइब जो है उनके द्वारा एक फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है, इसका नाम है मोत्सू और बहुत फेमस फेस्टिवल है इनका। ट्राइब आफ्टर द सोइंग द इज ओवर। जब उनकी जो सोइंग है, मतलब जब बुआई होती है जो अनाज की, जब ये ओवर हो जाती है तब ये डांस करते हैं, तब ये फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं। फिस्टिंग एंड मेरी मेकिंग इनवेरिएबली अकम्पनी फेस्टिवल। इनके यहाँ पे दावत होना, फिस्टिंग यानी कि बहुत बड़ा दावत दी जाती है, जैसे भंडारा होता है इस तरह से दावत दी जाती है। मेरी मेकिंग मतलब हमेशा खुश रहने के लिए कुछ ना कुछ नए नए काम किए जाते हैं। वुड कार्विंग इज अ फेमस नागा क्राफ्ट। नागा लोगों का एक वुड क्राफ्टिंग जो है बहुत फेमस है। द कोन्यक्स द बेस्ट वुड कार्वर्स अमंग ऑल द नागा ट्राइब्स। नागा ट्राइब में कोन्यक जो है वो सबसे अच्छे वुड कार्वर्स हैं, मतलब उनको वुड के बहुत अच्छे अच्छे यूजेस आते हैं, बहुत अच्छे अच्छे काम वो करते हैं। आर स्किल्ड इन कार्विंग ह्यूमन एंड एनिमल फिगर्स। एनिमल फिगर्स बना सकते हैं उससे, ह्यूमन बना सकते हैं वो, मतलब वो इतने दक्ष होते हैं, इतने वेल स्किल्ड होते हैं कि बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें जो उससे बना सकते हैं। वीविंग इज अ ट्रेडिशनल नागा आर्ट। अब इनका जो बुनाई करना है सबसे अच्छा आर्ट है नागास का। इन विच ईच ट्राइब हैज़ इट्स ओन स्पेशल डिज़ाइन एंड कलर्स। और इसीलिए इनके यहाँ की हर एक ट्राइब, हर एक जनजाति का एक स्पेशल कलर है, स्पेशल कपड़े होते हैं और स्पेशल डिज़ाइन होती है, जैसे शॉल, शोल्डर बैग्स होते हैं एंड इंट्रिकेटली वूवन मैट्स होती है एंड बास्केट्स एंड मैग्निफिकेंट सोवेनियर्स ऑफ द टूरिस्ट। मतलब जो भी टूरिस्ट वहाँ से जाते हैं वो डिफरेंट टाइप की जो चीज़ें हैं वो खरीद के वहाँ से लेकर आते हैं, क्योंकि यहाँ के जो कपड़े होते हैं, यहाँ की जो चीज़ें होती है बहुत ही सुंदर दिखती है, क्योंकि ये पूरा उसको कलरफुल बनाते हैं। इवन लकड़ी के बने हुए जो शेप्स होते हैं, लकड़ी के बने हुए जो फिगर्स होते हैं वो दिख रहे हैं, बहुत सुंदर दिखाई देते हैं और वो हैंडमेड होते हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा उसमें फिनिशिंग और सुंदरता दिखाई देती है। सो डियर स्टूडेंट, ये था पैसेज नंबर 2 which was about Nagas, and I think you all have understood this passage, and after that you have to give the answer of this chapter. Thank you.